झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, मैं किरण जुनेजा कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि बिना कोशिश कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाग्य की भी बहुत ज़रूरत होती है कोशिश के साथ। लेकिन उसे भाग्य की क्या ज़रूरत जिसके नाम ही भाग्य हो। तो आइए आज के सेलिब्रिटी का एवी देखते हैं। भाग्यश्री, जिनका वास्तविक नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राजे पटवर्धन है, महाराष्ट्र में सांगली के राजघराने से संबंध रखती है। उनका जन्म पिता विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन तथा माता श्रीमंत अखंड सौभाग्यवती रानी रोहिणी राजे लक्ष्मी पटवर्धन के घर 23 फरवरी सन 1969 में हुआ। अभिनेता निर्देशक अमोल पालेकर के एक टीवी सीरियल कच्ची धूप से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली भाग्यश्री सन 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से अत्यधिक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। श्री हिमालय दासानी के साथ विवाह करने के बाद भाग्यश्री कैद में है बुलबुल, त्यागी तथा पायल जैसी फिल्मों में उन्हीं के साथ नायिका के रूप में नजर आईं। सन 1993 में घर आया मेरा परदेसी फिल्म में काम करने के बाद भाग्यश्री ने कुछ वर्षों तक फिल्मों में काम नहीं किया। इसके बाद सन 2001 में उन्होंने फिल्म हेलो गर्ल्स तथा सन 2006 में हमको दीवाना कर गई फिल्म में काम करके एक बार फिर सिनेमा जगत को अपनी याद ताजा करवाई। भाग्यश्री महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई भाग्यश्री स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कोशिश से कामयाबी तक के इस एपिसोड में आइए देखते हैं उनके इस सफर की कहानी। तो ये थी भाग्यश्री। आइए आज उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि वो कामयाबी उन्हें कैसे हासिल हुई। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। हाय, मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मैं तुम्हें भी इंटरव्यू करूंगी। थैंक यू सो मच। आज लोगों को भी मजा आएगा। बहुत मज़ा आएगा, आई एम श्योर। बहुत सालों से तुम्हें जानती हूँ, हम फ्रेंड्स हैं, आपस में बैठते हैं, डिनर लेते हैं, गप्पे मारते हैं, बहुत कुछ तुम्हारे बारे में जानती हूँ। लेकिन आज वही बातें हम ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे और कुछ और जानने का मुझे भी मौका मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपके फादर और मदर का नाम नहीं लूँगी, मतलब इतने लंबे लंबे नाम है, शायद फर्स्ट जो सेक्शन है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो आप जल्दी से अपने फादर का, मदर का और अपना नाम बोल दो। राइट। सांगली में उन्हें एड्रेस किया जाता है। हाँ। राजा साहब विजय सिंह माधवराव पटवर्धन। ओहो, याद करना मुश्किल है। और मॉम? रोहिणी विजय सिंह पटवर्धन। और भाग्यश्री? राजकन्या भाग्यश्री राजे विजय सिंह राजे पटवर्धन। ओह माय गॉड। बोलते बोलते पूरा शो खत्म हो जाएगा। एनीवे, तो बचपन में अपब्रिंगिंग के बारे में बताइए कि रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाता था घर में या एक सिंपल फैमिली थी? वेल, एक्चुअली हम सांगली से हैं, लेकिन पले बड़े हैं बम्बई में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सब जीते हैं वैसे ही स्कूल में जाते थे। ऑफ कोर्स बड़ा घर था तो नौकर चाकर भी थे, शान शौकत भी थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए इतनी लंबी लिस्ट थी पापा की कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए, इन लोगों से मिलना चाहिए, इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए। तो पूरी लंबी लिस्ट को प्रोटोकॉल से फॉलो करना पड़ता था। कैसा लगता था? बंदिश महसूस होती थी? जब बचपन से ही वो चीज़ आप फॉलो करते हो तो आदत सी हो जाती है। ओके, तो वहाँ से गई कॉलेज। जी। तो जब कॉलेज गई तो एक फ्रीडम सा महसूस होता है इंसान को, क्योंकि वो जो घंटे होते हैं वो एक अपने घंटे होते हैं, जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करती थी ये बताइए। आप बहुत सरप्राइज रहेंगी, बट
मेरी डॉटर आज भी मुझे कहती है कि मम्मी आप तो महा बोरिंग थे क्योंकि मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। एक बार किया, हाँ एक बार किया जब हम फिल्म देखने गए थे, बट कभी कैंटीन में नहीं जाके बैठी, कोई लेक्चर मिस नहीं किया, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाती थी, घंटी बजने पर ही क्लास छोड़ती थी। तो एक्चुअली आई वाज अ वेरी स्टूडियस, बहुत बोरिंग सी किस्म की लड़की थी मैं और टीचर की पेट थी। और कोएड कॉलेज था जी, तो लड़के आपकी ये ब्यूटी देखकर तो जी काफी कोसों दूर रहते थे। क्यों? मुझे तो कहते थे कि बहुत स्नॉब है, हाँ। नकचड़ी है, बिल्कुल किसी से बात नहीं करती, क्योंकि वाकई में किसी से बात नहीं करती थी। तो हिमालय ने आपसे कैसे बात कर ली, ये किस्सा बताइए हमें। वेल एक्चुअली बात ये हुई कि हम लोग स्कूल में साथ में थे, तो स्कूल में मैं थी मॉनिटर और सबसे बदमाश जो बच्चा था वो थे हिमालय जी। तो जाहिर है कि हम लोगों की कभी बनती नहीं थी। कंटिन्यूसली हम लोग बस मस्ती करते थे, फाइट करते थे और टीचर इतनी परेशान होती थी कि बस इन दोनों को अलग कैसे करे, क्योंकि झगड़े का मतलब झगड़ा कंटिन्यूसली चालू रहता था। तो बाकी स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आता था और क्लास तो जब तक शुरू होती तब तक ख़त्म हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था क्योंकि झगड़ा पूरे टाइम चालू रहता था। आई थिंक बात ये हुई कि स्कूल जब ख़त्म होने आई तब मुझे लगा कि जब कॉलेज शुरू हो जाएगी, कोई किसी कॉलेज में जाएगा, कोई किसी कॉलेज में जाएगा, तो आई थिंक मैं किससे झगड़ा करूँगी, ये बात को लेकर मैं परेशान थी कि मैं मिस करूँगी ये झगड़ा। तो अभी तक चालू है क्या झगड़ा? बिल्कुल चालू है। अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आगे ये स्टोरी बताइए। उस वक्त मैथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आई वॉज वेरी बैड इन मैथ्स। तो मैथ्स सिखाने के लिए हिमालय जी से मैं हेल्प लेती थी और स्कूल के बाद हम दोनों बैठ के गुड स्टूडेंट, पढ़ाई अच्छी, नंबर अच्छे लाते थे या मस्ती करते रहते थे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस के हिसाब से आई वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी। तो मैं उन्हें वो सिखाती थी और वो मुझे मैथ्स सिखाते थे। तो स्कूल के बाद हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे साथ में और पढ़ाई करते करते कहीं कहीं प्यार हो गया। सो यू कांट आइडेंटिफाई कि किस दिन कुछ ऐसा कुछ हुआ कि प्यार हो गया। अच्छा, पेरेंट्स अगर घर पे एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हिमालय जी बहुत शाय किस्म के लड़के थे स्कूल में। आज भी वो बोलते हैं कि न जाने किसने पटाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि स्कूल ख़त्म होने के पहले वो एक बार तो अपने प्यार का इजहार करे, कुछ तो बोले। पर जैसे बाकी सब लड़के मुझे देख के बहुत डरते थे, वैसे हिमालय जी भी बहुत दूर रहते थे। तो मैं बार बार उन्हें कहती थी कि आपके मन में कुछ है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कह डालो जो मन में है। तो फाइनली उन्होंने हिम्मत की और वो भी फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम घर जाओ तो मैं फ़ोन करके तुमसे बात करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे मतलब मन में लड्डू फूट रहे थे, मुझे मालूम था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं। पर जब उन्होंने एक्चुअली कहा आई लव यू, तब मैं आई डिडंट नो व्हाट टू से। मतलब मेरी बोलती बंद हो गई और मैं एकदम चुप रही। तो वो नर्वस हो गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैंने कुछ गलत कह दिया, कुछ तो कहो। तो मैंने कहा मैं कल बताऊंगी। ये मैंने फ़ोन रखा और मैंने मेरे मम्मी पापा को जाके बोला, यू नो एक लड़का है मेरे क्लास में और वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो आई वॉज सो इनोसेंट। मैं मम्मी पापा से कुछ भी नहीं छुपाती थी। और बस उन्होंने मुझे देख लिया और कहा कि अभी पढ़ाई का वक्त है, ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है और उसे जाके कह देना कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। तो जो मन में लड्डू फूट रहे थे वो तो फुस हो गए। और अगले दिन मैंने जाके कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन हम दोस्त बने रहे। और कहीं ना कहीं वो दोस्ती कब प्यार में बदली वो तो
पिन पॉइंट करना मुश्किल है। बट कॉलेज में भी साथ थे, मतलब आप जी। स्कूल खत्म किया आपने और कॉलेज जी। में सेम कॉलेज में Same दोनों college में थे। ये कैसे हुआ? वेल Plan एक्चुअली था? जू स्कीम में सब लोग या तो एनएम कॉलेज में जाते हैं या मिठीबाई कॉलेज में, तो हम लोग भी वहीं पे चले गए। चलिए ओके। तो आपकी पहले जो सीरियल रहा जिसमें आपने काम किया सबसे पहले, मतलब एक्टिंग में काम किया, वो था कच्ची दूध, जी। अमोल पालेकर जी का। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, वो सोचते हैं कि आपकी एंट्री जो फिल्मों में हुई वो मैंने प्यार किया से हुई। तो ये बताइए कि ये सीरियल जो था आपको कैसे मिला? कच्ची धूप एक्चुअली हुआ यूँ कि अमोल पालेकर मेरे नेबर थे, तो हम लोग सब, उनकी बेटी शालमली और हम लोग सब इकट्ठा खेलते थे। तो जब उन्होंने वो सीरियल बनाने की शुरुआत की तब उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन पूर्णिमा को साइन किया और मेरे पापा को कहा कि आप इसका म्यूज़िक दे दीजिए, क्योंकि पापा म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे। तो ये सब चीज़ सेटल हुई और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थी। रात के करीबन 9 बजे अमोल अंकल घर पर आए और मुझे सीरियल की कहानी बताने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझसे क्यों कह रहे हैं। बाद में पता चला कि जो लड़की उन्होंने साइन की थी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और अगले दिन से शूटिंग शुरू होने वाली थी, बड़ा सेट लगा हुआ था और अमोल अंकल टेंशन में थे कि ना तो सेट को तोड़ा जा सकता है, ना इंतज़ार करवाया जा सकता है कि सीरियल तो ऑन एयर होनी थी। तो उन्होंने कहा भाग्यश्री तुम ये रोल कर लो। मैंने तब तक ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की थी। मैं डरती थी, मुझे स्टेज फ्राइट थी, तो कभी स्कूल में स्टेज पे जाने से मैं कतराती थी। हाँ, एक बार गई थी स्टेज पर, पेड़ बनी थी। सो दैट वाज इट व्हेन माय एक्टिंग वाज कंसर्न्ड। तो जब अमोल अंकल आए तब नेचुरली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था व्हाट नॉनसेंस, मैं नहीं ये करने वाली, मुझे कुछ आता नहीं, ABCD नहीं आती एक्टिंग की, तो मैं करूँगी कैसे। पर अमोल अंकल वाज इंसिस्टेंट और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, करना ही है, तुम लोग यूं ही दिन भर खेलते रहते हो, सेट पर आके खेल लेना, मेरी तो सीरियल ही है बच्चों के ऊपर एंड इट्स गोना बी इजी। मैंने कहा ठीक है चलो वो कर लेते हैं। समर वेकेशन था हम लोगों का, तो स्कूल भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि समर वेकेशन ख़त्म होने के पहले पहले हम शूटिंग ख़त्म कर लेंगे तो तुम्हारी पढ़ाई भी मिस नहीं होगी। कहा ओके फाइन, कर लेते हैं। समर वेकेशन का वेकेशन और मज़ा का मज़ा। तो पहला दिन शूटिंग का जी, क्या आप तो कभी स्टेज पर भी नहीं गई थी? जी, क्या हुआ? जब तक मैंने हाँ नहीं कहा था तब तक तो मैं दूर भागती रही, बट वंस आई सेड येस आई वाज वेरी कमिटेड कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे टू परफेक्शन करना है जो मैं करने वाली हूँ। तो जाने के पहले पापा ने वापस मुझे एक बहुत लंबा लेक्चर दे दिया कि तुम एक्टिंग तो करने जा रही हो लेकिन यू हैव टू बिहेव, यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन से मीडियम में जा रही हो। तो सिर्फ एक्टिंग करके, सिर्फ डायलॉग बोल के मत आना, तुमको मालूम होना चाहिए कि सेट क्यों लगा जाता है, किस एंगल से शूटिंग की जाती है, लाइट्स किस किस्म के होते हैं, HMI क्या होता है, बेबी क्या होती है, क्लोज़अप क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है, ट्रॉली क्यों लगती है, मतलब पूरा झमघट। मैंने कहा हाँ, और तुम्हें एडिटिंग पे भी बैठना पड़ेगा। सो ऐसे रोके। तो ये था मेरा स्टार्ट टू डू। अच्छा, आपके फादर तो क्योंकि म्यूज़िक का शौक़ रखते थे तो आपके घर बहुत सारे फिल्म वाले लोग आते रहते थे जी। तो बचपन से आप उनके साथ कांटेक्ट में रही और सब आपको देखते भी थे क्योंकि आप घर में रहती थी। तो आपके लिए तो ये मतलब शोकेस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब आपको जानते ही थे और जानते थे आप कैसे दिखती हैं। तो इट मस्ट हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। एक्चुअली आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बट पापा ने हम लोगों को इस लाइफ से बहुत दूर रखा। सो इंटरेक्शन कभी सोशल फंक्शंस में ही हुआ करता था। जैसे सूरज जी और उनकी फैमिली ने तो मुझे किसी की शादी में देखा और तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अच्छा। और बात हुई यूं कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, दिस एक्चुअली साउंड सो फिल्मी, ओके। पर मैं अपने कमरे में थी और उस वक्त
मेरी खुद की शादी की बात चल रही थी। अच्छा। तो पापा अलग अलग लड़के देख रहे थे, इस फैमिली से और उस फैमिली से, और वो आए मेरे कमरे में और कहा कि बेटा तैयार होके नीचे आ जाना, कुछ मेहमान मिलने आ रहे हैं तुम्हें और चाय पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे मन में वही लगा था कि भाई कोई लड़का आ रहा है मिलने को, और इसलिए पापा ने कहा कि तैयार होके आ जा। ठीक है, हम लोग लॉन में बाकायदा टेबल सजी, नौकरों ने चाय पानी कॉफ़ी सब अरेंज किया, नाश्ते की टेबल सजी, और सूरज जी और उनके पेरेंट्स आ गए। हाँ। और मैं और मम्मी पापा बैठे थे। तो बात शुरू हो गई, यहाँ वहाँ की सब बातें हो गई, और कहा ये मेरे बेटे हैं सूरज जी, और ये अभी फिल्म बनाना चाहते हैं। ये मेरी बेटी है भाग्यश्री, और अभी फ़िलहाल ये कॉलेज में जा रही है। फिर पापा ने कहा अच्छा बेहतर ये होगा कि बच्चे दूसरे कमरे में जाके बात करें। सो टिपिकली फिल्मी। और आपके मन में ये चल रहा है कि ओ गॉड मेरी तो शादी हो रही है यहाँ पर। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि किस वजह से हमें ये कहा जा रहा है। इस वक्त ब्रेक देना पड़ेगा, बाद में इसी स्टोरी पे वापस आएंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं भाग्यश्री से। तो भागी, जैसे हम बात कर रहे थे कि सूरज बरजातिया आप के पास जब आए तो आपको लगा कि शायद शादी की बात होने जा रही है। तो आगे बताइए फिर क्या हुआ। तो सूरज जी और मैं दूसरे कमरे में गए, और सूरज जी ने अपने फिल्म की कहानी मुझे बताई। उस दौरान हुआ था यूँ कि मेरा और हिमालय जी का ब्रेकअप हुआ था। तो जब मैंने प्यार किया की कहानी सुन रही थी, तब काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे थे जहाँ पर मुझे उनकी याद आ रही थी, और वो कहानी सुनते सुनते मेरे आँख भर आई। और सूरज जी वो देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मैं वो हर चीज़ फील कर सकती हूँ जो वो चाहते हैं, या फिल्म का लगा कि ये किरदार मेरे लिए परफेक्ट हीरोइन है, मतलब ये आइडेंटिफाई कर रही हैं। जी बिल्कुल। एंड एक्चुअली वो ट्रू था ही। हाँ। आई वॉज आइडेंटिफाइंग, जो वो बता रहे थे मुझे आपने वैसे ही फीलिंग्स आ रही थी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। तो कहानी तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद आई, और मैंने कहा उनसे कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, क्योंकि ये करियर चॉइस मेरा था नहीं, और मैं चाहती थी कि मैं अमेरिका जाऊं, आगे पढ़ूं। तो मैंने उनसे वो कहा, और ऑफ कोर्स थैंक यू कहा कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। सो वो लोग घर चले गए। मैंने पापा से बात की कि ये ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा पर तुमने ना क्यों कह दिया, एटलीस्ट सोचना तो चाहिए था। तो मैंने कहा एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये वो करके। फिर हफ्ते भर के बाद फिर से सूरज जी का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा हम जल्दी फिल्म ख़त्म कर देंगे, आप कॉलेज जारी रखिए, और आपकी कॉलेज तो सवेरे 7 बजे है, तो आप कॉलेज अटेंड कर लीजिए और उसके बाद शूटिंग पे आ जाइए। तो मैं आके आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो आके उन्होंने वापस एक बार कहानी सुनाई और कहा कि आपको नहीं लगता ये परफेक्ट है आपके लिए? हाँ। तो मैंने कहा परफेक्ट तो है, लेकिन क्योंकि मैं हर टाइम लेकिन ढूंढना चाहती थी, नया बहाना ढूंढ लेती हाँ थी। बिल्कुल। हाँ। तो कितनी बार बहाने ढूंढे ये बताइए। एक्चुअली 7 बार। ओह माय गॉड। शादी के जो शादी 7 के फेरे 7 होते फेरे। ओके, तो फाइनली एक्सेप्टेंस हुई, कमिटमेंट हुई। हाँ। वो 7 बार के फेरे के बाद हाँ। मैंने प्यार किया कि कमिटमेंट Commitment हुई। हुई, हाँ। और रेस्ट इज हिस्ट्री। पहले दिन आप काम कर रही थी सलमान खान के साथ। जी। उस वक्त वो सलमान खान नहीं थे, मतलब वो भी न्यू कमर थे, फर्स्ट फिल्म थी उनकी। तो दोनों नए थे आप, तो कैसा फील हुआ? मतलब दोनों नहीं, तीनों, सूरज जी भी नए थे। सूरज जी भी नए थे, as a director, as a director, yes. तो हाँ। एक्चुअली जैसे
सेम फीलिंग थी जैसे कच्ची धूप में हम लोग गए थे, तब सब लोग नए थे एंड वी वर बॉन्डिंग। हाँ, एक्चुअली वही चीज़ हुई जब हम लोग मैंने प्यार किया की शूटिंग शुरू किए, बिकॉज सलमान वॉज न्यू, मैं भी नहीं थी, सूरज जी भी नए थे, और ऑल ऑफ अस वर जस्ट आउट ऑफ आवर टीन्स, आई वाज स्टिल अ टीनेजर। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग आपस में खुसूस फुसूस करते थे, जो टीनेजर्स बात करते हैं। बट टेल मी, सलमान इतने हैंडसम है, यू वर नॉट अट्रैक्टेड टू हिम? हिमालय जी थे ना। माय गॉड, व्हाट अ कंपटीशन। अच्छा, तो ड्यूरिंग ये फिल्म के दौरान आपका फिर पैचअप हो गया हिमालय जी से? एक्चुअली बहुत फ़नी इंसिडेंट था। पैचअप तो हुआ, लेकिन हम लोग 1 महीने के लिए ऊटी चले गए थे, और ऊटी जाने के पहले जस्ट हिमालय जी और मेरी मुलाकात हुई थी। वापस हम लोग बात करना शुरू किए थे, एंड ही सेड ही इज़ मिसिंग मी, मैंने भी कहा आई एम मिसिंग यू, और फिर मैं 1 महीने के लिए ऊटी चली गई। उस दौरान बहुत सारे सीन्स के अलावा हम लोगों ने दिल दीवाना बिन सजना के ये गाना भी शूट किया। तो जब गाने की शुरुआत हुई तब सलमान ने वो किया जो पहले कभी नहीं करते थे। वो आके एकदम मेरे करीब बैठे और मेरे कानों में गाना गाने लगे, दिल दीवाना बिन सजना के। तो मुझे लगा बाप रे, ये मुझसे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है इस लड़के ने। सो आई वाज लाइक सो स्कैर्ड। आई सेड हम लोग ऊटी में हैं, 1 महीने के लिए हैं, मेरी फैमिली से इतने दूर है, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, और ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पता नहीं क्या। तो आई थिंक फॉर 2 days ही हाउंडेड मी। हम लोग शॉट देने लगते और फिर वो मुझे खींच के लेके जाते और दिल दीवाना बिन सजना के शुरू कर देते, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली आई सेड सलमान प्लीज स्टॉप इट, यहाँ पे प्रेस है, लोग है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। और मैं तो ऐसी थी जैसे आई वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि मेरा नाम कहीं ख़राब नहीं होना चाहिए। और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हूँ, एक प्रोटोकॉल है, एक बिहेवियर स्टैंडर्ड है, लोग इतने इज्जत से मेरे बारे में सोचते हैं, और तुम है कि ये शुरुआत कर दी है तुमने फ्लर्टिंग। और उसने कहा मैं जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूँ। तो फिर मैं वापस उसे लेके गई साइड में, और मैंने कहा क्या जानते हो? तब मुझे पता चला कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे, मतलब तो हिमालय जी और सलमान के कॉमन फ्रेंड थे। हिमालय के बारे में मालूम था? Yes. ओह माय गॉड, तो और- छेड़छाड़ ऐसे ही कर रहे थे, just to tease you. और मैंने कहा ओह माय गॉड आई कांट बिलीव दिस। सो देन वी बॉन्डेड इवन मोर। फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज भी नहीं हुई थी, आप और हिमालय जी ने शादी कर ली। तो ये डिसीजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मतलब इतनी जल्दी क्या थी? दोनों बहुत यंग थे, एंड एक्चुअली आपको भी पता है जिसकी खूबसूरत बीवी हो वो तो पॉसेसिव होता ही है। और आई वॉज एंटरिंग द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म लाइन, सो एक नर्वसनेस थी कि पता नहीं क्या होगा आगे। तो वो कहते थे कि और भी मिलना है, अब मैं कॉलेज तो छोड़ूं नहीं, फिल्म शूटिंग तो जाना है, मम्मी पापा के हाँ कहने बगैर मैं घर से बाहर निकलूं नहीं, तो मैं मिलूं कैसे हिमालय जी से? तो ये एक प्रॉब्लम था, कंटिन्यूस प्रॉब्लम था। और आई डिसाइडेड टू टेल मम्मी पापा, आई सेड देखिए ये सिचुएशन है, आपने कहा मुझे कि मैं उनको भूल जाऊं, आपने ये भी कहा कि हम दोनों बहुत यंग हैं, मैं मानती हूँ ये सब चीज़, लेकिन दिल के तार कुछ ऐसे जुड़े हैं कि कांट हेल्प इट। Can't help it. सो मैंने कहा मीडिया वगैरह होती है, मैं बाहर जाती हूँ, फिल्म वाले होते हैं, तो हम वहाँ तो नहीं मिल सकते, कहीं और लोगों ने देख लिया तो वहाँ पर नहीं मिल सकते, तो कैन आई मीट हिम एट होम? तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा थ्रू अ फिट, बोले पागल हो ये गई हो। क्या हो गया है, हम लोग तो मिलने के लिए मनाई कह रहे हैं और तुम तो उसे घर ले आ रही हो। तो मैंने ये बात हिमालय जी से कहा, तो उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, वी कांट गो ऑन लाइक दिस। तब मैंने पापा मम्मी से कहा कि गेट अस एंगेज्ड एटलीस्ट हमें फ़ोन पे बात करने की इजाज़त दे दीजिए। पर उन्होंने ना कह दिया। तो काफ़ी टेंशन थी जिस वक्त मैंने प्यार किया कि शूटिंग चल रही थी,
और मैंने प्यार किया के सीन यूं ही इतने थे दिल के करीब कि मैं वो सीन शूट करते करते मुझे रोना आ जाता था कि हाय हिमालय जी क्या सोच रहे होंगे, और मुझे उनकी याद आ रही है। और आई वॉज जस्ट आइडेंटिफाइंग विद मैंने प्यार किया इन माई होल लाइफ। तो थिंग्स गॉट टू एन एंड, और इतनी टेंशन थी घर पर कि मैंने फाइनली पापा मम्मी को कह दिया कि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि मैं इस शख्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये प्यार है या इन्फैचुएशन नहीं है, एंड आई हैव टू गेट मैरिड टू हिम। सो वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मम्मी पापा उसके खिलाफ थे और वो शादी पर नहीं आए, लेकिन उन्हें बताकर पूछकर हम दोनों ने शादी की। आपको कैसा लगा जब सक्सेसफुल हुई फिल्म? यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो क्या रिएक्शन था आपका? आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन व्हेन द फिल्म रिलीज आई वाज प्रेग्नेंट ओह माय गॉड ऑलरेडी। हाँ। जब हम फिल्म के पोस्टर्स की शूटिंग कर रहे थे, व्हेन गौतम राजाध्यक्ष वाज एक्चुअली क्रिएटिंग द पोस्टर्स, मैं 5 months प्रेग्नेंट थी, और सलमान, सूरज जी, कोई भी नहीं जानता था इस बात को। Oh my God. And when I was wearing the costumes and Salman looked at me and said, ओहो शादी के बाद कितनी मोटी हो गई हो। So well that's how it was। और मैं प्रेग्नेंट होने के कारण आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैंने प्यार किया थिएटर्स में नहीं देखी, because आप जा नहीं पाती थी। yes, हाँ, it was not possible for me to go। My God। एंड मैंने प्यार किया जब सक्सेस हुई, उसी दौरान अभिमन्यु हुआ, और मेरा कंसंट्रेशन पूरा मेरे बच्चे पर था। नथिंग वाज मोर इम्पोर्टेंट। आप तो जानते हैं कि एक माँ के लिए अपने बच्चे के सिवाय और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो मैंने प्यार किया वाज देयर, बट अच्छा, अभिमन्यु वाज मोर इम्पोर्टेंट टू यू। आप एक मराठी फैमिली से हैं, एंड महाराष्ट्रन एंड रॉयल, एंड एक अपब्रिंगिंग अलग टाइप की थी। हिमालय मारवाड़ी फैमिली से हैं, कंजर्वेटिव। तो जब आप इस माहौल से आप नॉन वेज और वहाँ टोटल वेजिटेरियन फूड मतलब, तो इस माहौल से उस माहौल में जब गई तो आपने एडजस्ट, और आप जॉइंट फैमिली में रही बहुत सारे साल, तो वो जो फेज था उसके बारे में मुझे बताइए, आपने एडजस्ट कैसे किया? जल्दी शादी होती है तब यू लाइक क्ले, गीली मिट्टी, आपको जिस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं वैसे आप हो जाते हो। तो हमारी इतनी जल्दी शादी हुई तो एडजस्टमेंट तो था, लेकिन करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यू आर ओपन अबाउट थिंग्स, एक फिक्स्ड आइडिया नहीं होती। सो ऑफ कोर्स मेजर प्रॉब्लम तो ये था कि मेरे ससुराल में सब लोग खाना बहुत जल्दी खाते थे, मतलब 7:30-8 बजे तक तो खाना ख़त्म हो जाता था। और मेरे पियर में मम्मी पापा के यहाँ तो हम लोग 6 बजे तो चाय और नाश्ता करते थे, तो मुझे भूख ही नहीं लगती थी, तो आधा टाइम तो मैं भूखी ही सो जाती थी। क्योंकि बहुत हिचकिचाहट थी कि मैं सासू को जाके कैसे बोलूं कि मैं बाद में खाना खाऊंगी, तो सबके साथ थोड़ा बहुत खा के मैं सो जाती थी। तो एक 15-20 दिन के बाद मेरे सासू जी आए और बोले, तुम खुश नहीं हो बेटा, तुम्हारे आँखों के नीचे छाई आई है, तुम इतने जल्दी उठती हो। तो मैंने कहा आप 5 बजे उठते हो, तो मैंने प्यार किया वाली जैसे बहू उठती है वैसे ही मैं उठने लगी। सो रात को ना नींद पूरी होती थी और ना ठीक से खाती थी मैं, तो उसके कारण ये सब हुआ। एंड देन फाइनली आई रियलाइज शी वाज सच अ लवली पर्सन एंड सच अ लवली फ्रेंड। तो उन्होंने बिठाया और कहा कि जैसे तुम्हारी माँ है वैसे ही मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो प्लीज़ आकर मुझे बता दो, कोई चीज़ एडजस्ट करने में तकलीफ़ हो तो प्लीज़ मुझे आकर बताओ। एंड देन आई सेड थैंक गॉड एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। जॉइंट फैमिली बेटर है कि न्यूक्लियर? दोनों की प्रोज और कॉन्स होते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपने घर में बड़े बुज़ुर्ग हो तो अच्छा लगता है,
बहुत सारी चीज़ संभल जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि जब हिमालय जी और मेरे में टेंशन होता है तो दोनों जन चुप बैठते हैं, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग है तो उनके सामने क्या लड़ना। और फिर वो वक्त जब निकल जाता है तो बात सॉल्व हो जाती है। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं भाग्यश्री से। तो भागी, ये बताइए कि उसके ये 3 फिल्मों को करने के बाद आपका एक बहुत लंबा सा गैप रहा, जहां आपने हिंदी फिल्में नहीं की, कुछ रीजनल फिल्म्स आपने ज़रूर की। तो इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली मैंने जो भी फिल्में की, जैसे आप जानते हैं, वो कैरेक्टर्स टू बी रिमेम्बर्ड। मतलब फिल्म देखकर ये एटलीस्ट याद रहने लायक हो कैरेक्टर, तो मैं वो फिल्म साइन करती थी। और उस दौरान नेचुरली एक मैरिड वुमन के लिए इतनी सारी फिल्में की ऑफ़र्स भी नहीं थे, और जो हिसाब से जो रोल्स आते थे वो मुझे पसंद नहीं आते थे। रीजनल फिल्म्स ऑन दी अदर हैंड बहुत अलग अलग किरदार थे। जैसे मैंने कुछ कन्नड़ फिल्म की, कुछ तेलुगु फिल्म की, कुछ बांग्लादेशी फिल्म की, एक मराठी फिल्म भी की। बिल्कुल, जक मार ली बाइकों के लिए। करेक्ट। मतलब मैंने प्यार किया के बाद सीधा जक मार ली बाइकों के लिए। इट वेंट इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। एक तेलुगु फिल्म थी जिसमें मैंने इनफैक्ट रियल क्रिमिनल्स के साथ शूट की। अच्छा। जो करने के वक्त मुझे काफ़ी डर भी लगा था, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेके उन्हें उस दौरान के लिए बाहर रिहा किया गया था, ताकि वो फिल्म की वो शूटिंग कर सके। एंड कुछ जो कहानियाँ थी उनकी जो हम सुन रहे थे, बिकॉज द कैरेक्टर वाज लाइक दैट। द कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का था जो क्रिमिनल्स से जाके मिलती है, उनके बारे में जानती है, जानकारी हासिल करती है, और ये कहना चाहती है कि हर क्रिमिनल पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, कोई सर्कमस्टांसेस उसे बना देते हैं। यस, तो वो सर्कमस्टांसेस अगर हम निकाल दें या उनमें कोई बदलाव लाना चाहे, तो सोसाइटी इन क्रिमिनल्स को अच्छा इंसान बना सकती है। तो बेसिकली इस टाइप की कहानी थी। तो उस वक्त तो मुझे, मतलब जब फिल्म साइन की तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और वाकई जब मतलब जान निकल रही थी। और जब मैं एक दिन ऐसे बैठी थी और मुझे बताया गया था कि ये एक भाई है जो आने वाला है शूटिंग के लिए, और उन्होंने करीबन 20-30 लोगों का मर्डर किया है, और ये जनाब आए कुछ ऑरेंज भगवा वस्त्र पहने हुए, बहुत सारे चेन्स थे, पीछे कुछ 10-12 बॉडीगार्ड थे, और वो आके बैठे और उन्होंने कहा, आप मुझे बहुत पसंद आती है। मैंने कहा बाप रे, पता नहीं अब क्या होने वाला है। पर लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी एक बहन थी जो मेरी तरह दिखती थी। और इसीलिए उनको ये फीलिंग आई, तब मेरा मतलब थोड़ी शांति हुई। ओके। तो मुझे ये लगता है कि आपने वैसे कभी ज़िंदगी में कोशिश नहीं की है कि काम आपके पास आए, लेकिन आपको कामयाबी मिली क्योंकि आपने मेहनत की है। मैं ज़रा कमिटमेंट करने में कतराती हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि उतना वक्त मैं दे पाऊँगी या नहीं। कभी ऐसा फील होता है कि शायद अगर मैंने उस वक्त शादी नहीं की होती, शायद अगर मैं वेट कर लेती, शायद अगर, ऐसा कभी फीलिंग आती है? शायद से दुनिया नहीं चलती ना। Agreed. भगवान हमें हमेशा एक ऐसे दोहराव पर पहुंचाता है जहां पर हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम लेफ़्ट जाए या राइट जाए, और जो हम रास्ता चुन लेते हैं उसे निभाना ही ज़िंदगी कहते हैं। अगर हम रिट्रेस करें तो हम वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत की। ज़िंदगी का कहना तो आगे बढ़ना है, और भगवान तो यही बोलता है कि आपको हम चॉइस देते हैं, जो चॉइस आप चुनते हैं। भगवान हमें नहीं बोलता कि ये करो, भगवान हमें चॉइस देता है, और वो चॉइस निभाना और चूज़ करना दोनों हमारे हाथ में है। एक आदमी को तो कोशिश करनी ही पड़ती है, लेकिन आई थिंक एक औरत को कहीं ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। सही कहा आपने।
और स्पेशली हमारे देश में जहाँ पर औरत का किरदार सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे फैमिली को समेट के रखना। और ये खिताब तो सिर्फ एक औरत को ही दिया जा सकता है कि माँ बाप को, बच्चों को, पति को, ननंद को, भाभी को, सबको इकट्ठा समेट के रखना, एक फैमिली का जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे, ये एक औरत या घर की औरत ही कर सकती है। और बहुत सारे हमें ऐसे भी घर दिखाई देते हैं जहाँ पे अगर ये घर की औरत थोड़ा ये चीज़ें भूल जाए तो घर बिखर जाते हैं। घर बिखर जाता जी, है। जी। तो आपने कितना एफर्ट किया? ये मैं चाहती हूँ करना, तो मेरे लिए आसान था। आई लव डूइंग इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एक बहुत बड़ी फैमिली है। हम सारे त्यौहार साथ में मनाते हैं। मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, मेरे ननंद, मेरे नंदोई, दिवाली हो, होली हो, कोई तीज त्यौहार हो, मेरे घर में बनता है। Okay. सो आई रियली एंजॉय दैट। और उसके लिए आप तैयारियां करती पूरी हैं? तैयारियां करती हूँ, और पूरा आप घर सजाती अपने हूँ। सारा दिन किचन में घुस के आप एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह आप बैठ के कुकिंग करती हैं और करछी हिलाती है। मैंने आपके घर में इतना टेस्टी चाइनीज, इटालियन, इंडियन, मतलब ना सिर्फ इंडियन मारवाड़ी खाना बल्कि ये सब मैं खाने भी आपको खाए एक हैं। सीक्रेट बताऊं? हाँ। मुझे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था जब मेरी शादी हुई। हाँ। एटलीस्ट रेगुलर खाना नहीं आता था, क्योंकि घर में कभी बनाया ही नहीं। बिल्कुल। और मेरे पापा जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बट दैट यूज टू बी हिज डिस्ट्रेसिंग। यू नो, जब काम का बहुत टेंशन था तब वो म्यूज़िक लगा के जाते थे किचन में कि भाई उनका पूरा स्टाफ रहता था साथ में, करछी लाओ, लहसुन लाओ, प्याज लाओ, पूरा मतलब जमघट लगा, ऐसे खाना बनता था। हाँ। तो मैंने हमेशा खाना उनके साथ यूं ही बनाया है। जब मेरी शादी हुई तब मुझे ना दाल छौंकनी आती थी, ना दही जमाना आता था, चावल कैसे चढ़ाना वो तो बिल्कुल भी नहीं आता था। चाय बना लेती थी? नो सबसे पहले तो चाय सीखी, क्योंकि चाय तो कभी मैं पी ही नहीं हूँ। हाँ। ना तो मेरे घर में किसी ने पी है। तो चाय कैसे बनाते हैं वो तो मैंने इसलिए सीखा बिकॉज माई हस्बैंड लव्स इट। उन्हें सबसे पहले उठते ही चाय का गरम कप चाहिए। हाँ। आजकल बच्चों को पालना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। यू नो, ट्यूशंस, ये वो, एक गाड़ी चाहिए। प्रेशर भी इतना है बच्चों को पालना। आई थिंक माएँ ज़्यादा प्रेशर लेती है कि सर्वगुण संपन्न ऐसा बच्चा होना चाहिए हमारा। हाँ। तो बच्चों का जो बचपना है वो तो मेरे ख्याल से पहले से ही सब लोग छीन लेते हैं। आजकल बच्चे कंप्यूटर से तो हिलते नहीं। हमारे टाइम में तो ये था कि भाई बच्चा जब तक पेड़ पे नहीं चढ़े तो या साइकिल से गिरे नहीं तब तक बचपना क्या होता है, आउटडोर ज्यादा होता था। बिल्कुल। पर जैसे जब अभिमन्यु हुआ था तब मैं तो बहुत छोटी थी, तो वो रोता था और मैं साथ में रोती थी कि इसको क्या हो गया। सो आई थिंक अभिमन्यु के टाइम बहुत ज़रूरी था। मेरे सासू जी ने मुझे बहुत संभाला और बहुत मदद की समझने में कि कैसे बच्चे को पाला जाता है। अवंतिका तक मैं बहुत संभली हुई थी और मुझे हमेशा एक लड़की चाहिए थी। सो जब अवंतिका हुई तब मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी है। मैंने उसे एक मिनट भी नहीं छोड़ा। हाँ। मतलब उसके बाद भी मैंने फिल्में की। हाँ। लेकिन मैं हर जगह उसको साथ में लेके जाती थी। मतलब शूटिंग के टाइम भी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं और कैमरा ऑन है, हाँ। तो मैं मेड को सिर्फ इसलिए रखती थी कि शॉट के दौरान वो अवंतिका को वहाँ पर पकड़ के रखे, बस। उसके अलावा उसका नहलाना, खिलाना, मालिश करना सब मैंने अपने हाथों से किया है। आई शी वॉज वेरी स्पेशल बीइंग अ गर्ल। और यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं भाग्यश्री से। फिटनेस के बारे में बताइए। आप बिल्कुल मतलब
मैंने प्यार किया से भी पतली दिख रही हैं आज। तो कैसे अपने आप को मेंटेन करती हैं? मैं सब खाती हूँ। हाँ, एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। बहुत सालों के बाद आपने एक रिसेंटली एक टेलीविज़न पे शो किया जिसका आओ नाम था त्रिशा। लौट आओ त्रिशा। तो कोई वजह थी? अवंतिका वॉज गोइंग अब्रॉड, वो जा रही थी लंदन अपनी पढ़ाई पूरी करने, और बहुत मुश्किल से मैंने अपने दिल के टुकड़े को अपने से इतना दूर भेजने का डिसीजन किया था। और अवंतिका जानती थी कि मम्मी मेरे बगैर तो बिखर जाएगी घर पर, तो वो बार बार इनको भी कहती थी और मुझे कहती थी कि प्लीज़ ममा आप प्लीज़ काम वापस शुरू करो, आप अपने आप को बिज़ी रखो वरना पता नहीं क्या हो जाएगा पीछे से। जब ये कहानी आई मेरे पास तो सरप्राइजिंगली मैंने प्यार किया के टाइम जैसे वो कनेक्शन था कि मेरी ज़िंदगी में वही भी हो रहा वही था। चीज़ हो रही थी, वैसे ही लौट आओ त्रिशा में भी सेम टाइप ऑफ कनेक्शन था कि बेटी को ढूंढ रहे हैं, बेटी दूर चली गई है, तो वो पूरे जो इमोशन थे इट वाज सो मच मोर ईजियर एंड इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं उस वक्त अपने आप को काम में मसरूफ़ रखूं, क्योंकि अवंतिका तो आप जानते हो आज भी अभी 1 साल बाकी है उसकी पढ़ाई का, लेकिन बहुत मुश्किल है दिन निकालना। मैं एक कैलेंडर रखती हूँ और एक एक दिन टिक करती जाती हूँ। रिसेंटली आपने एक कॉमेडी प्ले भी किया है, मुझसे शादी करोगी। तो आपको तो स्टेज फ्राइट थी, आपने कहा कि मैं कभी स्टेज पर नहीं गई थी और मुझे इतना डर लगता था। तो कैसे आप स्टेज पे गई और ये प्ले आपने कैसे किया? अब ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे मैं डरती थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो ये शुरुआत करती हूँ, क्योंकि दिस इज़ एट हैंड, ईजिली पॉसिबल है कि इस चीज़ का डर मैं अपने आप से निकाल सकती हूँ। स्टेज फ्राइट के कारण मैंने सोचा कि ये एक टिक मार्क ऑफ कर दूं कि मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल नहीं डरूंगी। जैसे मैंने बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत डरती थी, लॉट ऑफ एडवेंचर स्पॉट्स, और उसके वजह से मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो एक एक एडवेंचर स्पॉट्स में आप ट्रैवल बहुत पसंद करती हैं ना, बहुत travel करना, ज़्यादा। और कितना जाती हैं मेरी आप? सासू जी तो अभी तक परेशान है। वो मुझे जब भी गिफ्ट देना चाहती है या सोने के कंगन, डायमंड के इयररिंग्स, यू नो ऑल दैट, तो मैं बोलती हूँ नहीं बस एक ट्रिप चाहिए एक मुझे। ट्रिप चाहिए मुझे, पैसा दे दो और मैं जाऊँ। अच्छा, और मैं हमेशा दुनिया अपने घूमना हस्बैंड को यही चाहती हूँ। कहती हूँ कि आपने जब मुझे गिफ्ट देनी, मुझे गिफ्ट मत दो, मुझे कहीं ले जाओ, मुझे घूमने बिल्कुल, फिरने का बहुत शौक है। बिल्कुल। So- तो एक्चुअली मैं लगभग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव गॉन। ये सब बातें तो होगी भाग्यश्री। आई नो कि आप सोशल वर्क भी करती हैं, आपको बहुत शौक है। आई नो आप टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत ऑफन जाती हैं, क्योंकि मैं जब फोन करती हूँ दाएं तो आप हाथ करता है वो बाएं हाथ को नहीं मालूम नहीं पड़ना मालूम। चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे yes, मालूम है, बिकॉज मैंने फ़ोन किया और आपने कहा मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हूँ, और मैंने पूछा था आपसे कि क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? आपने कहा नहीं मैं ऐसे ही आई हूँ, बच्चों से मिल रही हूँ। तो आई नो कि आप जाती हैं, तो क्या है ये? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग होते हैं दैट वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम सब चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से उन लोगों की मदद करें जो हमारे जितने खुशनसीब नहीं है, जिनको भगवान ने शायद उतना काबिल नहीं बनाया। तो आई ट्राई एंड स्पेंड माई टाइम लाइक दैट। जब आप कुछ चीज़, मैं पैसे नहीं बोलती हूँ, मैं अपना वक्त देती हूँ या किसी के साथ 2 मिनट बैठ के बात करती हूँ, जो खुशी उस इंसान को मिलती है और वो खुशी जो झलकती है, जो वो महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। लोग अपने बुज़ुर्ग माता पिता को ओल्ड पीपल्स होम में छोड़ के चले जाते हैं। इवन इन टाटा मेमोरियल बहुत सारे बच्चे हैं, और टाटा मेमोरियल इज़ डूइंग ग्रेट सर्विस कि जो कैंसर के पीड़ित बच्चे हैं वो उन्हें वहाँ पर रखते हैं फ्री ऑफ चार्ज। उनके पेरेंट्स को एक एक कमरा दिया जाता है जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स एक कमरे में अपना छोटा सा घर बनाते हैं, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल कि वो अपने गांव वापस चले जाए फिर वापस ट्रीटमेंट के लिए आए। तो जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता है उनको वही एक टाइप ऑफ बोर्डिंग स्कूल समझ लीजिए, मतलब एक लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाली बात होती है ये कि
आप 24 घंटा सातों दिन उसी माहौल में रहते हो जहाँ पे आपको पता है Depressing कि है। आपका बच्चा कैंसर से पीड़ित Depressing है है। और आपको मालूम नहीं कि कल वो देख पाएगा या या नहीं। उस वक्त अगर हम थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी उनको दे पाए, उनके साथ खेल कर, बातें करके, हम लोग गेम्स खेलते हैं बच्चों के साथ, हम लोग गाने गाते हैं। इनफैक्ट पिछली बार हम लोगों ने अंताक्षरी खेली थी, डांस करते हैं। और आजकल ये सेल्फी का ज़माना है, तो सब- सारे बच्चे लोग इट वाज सो क्यूट। हाँ, पर अच्छा लगता है जब आप छोटी जाती हैं। छोटी बातें हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है भाग्यश्री स्कीम, और उसकी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी। ये बताइए ये क्या स्कीम है और इसके अंडर आप क्या करती? पंकजा मुंडे मेरी फ्रेंड है और उन्होंने ये सोचा कि जो गर्ल फीटिसाइड होता है, जो भ्रूण हत्या होती है एक लड़की की, कि उसे रोका कैसे जाए। ये ज़्यादातर उन फैमिलीज़ में होता है जहाँ पर पैसे की सुविधा नहीं होती और वो फैमिलीज़ वो टेंशन में रहती है कि अगर लड़की दहेज हुई कैसे तो देंगे और शादी कैसे उसकी करेंगे? परवरिश में उसको पढ़ाएंगे कैसे। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर वो एक बच्चा करके रोकना चाहते हैं तो वो सोच के नहीं रोकते, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक लड़का होना चाहिए जो अपने घर में पैसा कमा के दे सके या हाथ बार लगा सके। वो ये नहीं सोचते कि एक लड़की भी उतनी अहमियत रखती है कि और वो अगर भी आप कमा वो सकती भी है, कमा हाँ। सकती है, उसे अगर आप सहारा बन सकती है। बिल्कुल। तो तो- ये स्कीम एक्चुअली उन लोगों के लिए है जहाँ पर गवर्नमेंट उनके नाम पर उस बच्चे के नाम पर एक डिपॉजिट करता है। अच्छा। और जब तक वो बच्ची बालिग नहीं हो जाए, हाँ, वो तब तक deposit- वो डिपॉजिट महफूज रहता है, उस पर मल्टीप्लाई होता जाता है पैसा। और जब तक वो 18 साल की होती है उसे एक सॉलिड रकम 1 लाख की मिलती है, Okay. जिससे वो अपना करियर शुरू कर सकती है। अगर शादी के दौरान उसे वो पैसा चाहिए तो वो मिल सकता है। भाग्यश्री, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, लेकिन अब समय हो रहा है हमारी रैपिड फायर का। ओह। तो भाई जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके। एक खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? बातें। आपके फेवरेट निर्देशक कौन है? सूरज जी। जिंदगी में आपको कुछ छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ेंगी? जिन जिन चीज़ों से मैं डरती हूँ वो उनको मैं पीछे सब छोड़ रही पीछे हैं। छोड़ना चाहती हूँ। आप कौन सा फूल पसंद करती हैं? गोभी का। किस किस्म की फिल्म देखना पसंद करती हैं? सरप्राइजिंगली एक्शन फिल्म। 60s के कौन से हीरो को पसंद करती हैं आप? दिलीप कुमार। आपको खेल कौन सा पसंद है? प्यार का। जिंदगी में रोल मॉडल? मदर टेरेसा। किसी चीज के बिना आप रह नहीं सकती? मेरे हमसफ़र, मेरे साथी, मेरे हिमालय जी। थैंक यू भाग्यश्री। अब आप जल्दी से यहाँ आ जाओ क्योंकि आपको एक ऑटोग्राफ साइन करना है हमारे लिए और कुछ लिखना है हमारी शो के बारे में। और देखिए कितनी जल्दी हमने आपकी एक फोटोग्राफ आज की यहाँ पे पेस्ट भी कर दी है। ओके।